आर्मी के बड़े अधिकारी तक शामिल थे। हेमंत करकरे ने आगे जांच की तो एक लैपटॉप हाथ लगा जिसमें अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स थी। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अभिनव भारत का उद्देश्य सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को डराना भर नहीं था, बल्कि भारत के बाहर एक निर्वासित सरकार बनाकर भारत की चुनी हुई सरकार पर कब्जा करना था। अभिनव भारत का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान को बदलना और तिरंगे को हटाकर अपना एक अलग झंडा स्थापित करना था। और इसके लिए तरीका अपनाया था पूरे देश में जगह जगह बम विस्फोट करना। इसलिए पहला सवाल उठता है कि इस सीक्रेट संगठन अभिनव भारत का जन्म कैसे हुआ, इसका भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर से क्या संबंध था, आर्मी के बड़े ऑफिसर कर्नल पुरोहित कैसे इजराइल और नेपाल की मदद से भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, इजराइल के अधिकारियों से इनकी क्या बात हुई थी, मालेगांव के अलावा इन्होंने पहले कहां-कहां बम धमाके किए थे जिनका नाम पाकिस्तान और आईएसआई पर डाला गया, अभिनव भारत का आरएसएस से क्या संबंध है, कैसे पकड़े गए अभिनव भारत के आतंकी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत कसाब की AK-47 से निकली गोली की वजह से हुई। 26/11 के दौरान शहीद हुए महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे वो देशभक्त थे जो कि देश के लिए गोलियां उठाई। कानून का रक्षक है क्या? इस प्रकार की बात करते हैं, संवेदनशीलता नहीं है कोई। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इससे पहले कि आगे की कहानी कहूं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन का जो निशान दिख रहा है उसे हिट कर दीजिए। इसमें आपकी बमुश्किल राजधानी जयपुर में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों जैसे बेंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली में कई बम ब्लास्ट हुए। इन सब बम धमाकों में सरकारी जांच एजेंसियों ने इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि हर बम विस्फोट के बाद कह दिया जाता था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें आईएसआई का हाथ है, लेकिन इसी बीच आता है सितंबर 2008 का महीना। इस वक्त देश में रमजान का महीना चल रहा था। सितंबर महीने की 29 तारीख को अहमदाबाद में 17 बम पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते हुए इन 17 बमों को डिफ्यूज कर दिया। ये हल्के बम थे, लेकिन फिर भी अहमदाबाद के एक मुस्लिम बाहुल्य बाजार में एक बम फट जाता है। इस बम धमाके में 20 लोग घायल हुए और एक आदमी की जान चली गई। अहमदाबाद के अलावा इसी दिन फरीदाबाद के बांके बिहारी मंदिर के बाहर एक बम मिला। इस बम को भी वक्त रहते हुए डिफ्यूज कर दिया गया। इसी दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में लोग रात के वक्त रमजान की तैयारी में लगे हुए थे। तभी रात के करीब 9:45 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी भीकू चौक के पास एक बम फटता है। इस बम धमाके में कुल 6 निर्दोष लोग मारे गए और करीब 101 लोगों को गंभीर चोटें लगी। इसके अगले ही दिन नवरात्रि थी। इस बम धमाके के समय से ही साफ था कि इस बम धमाके के पीछे के साजिशकर्ता हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते थे। सबसे पहले इस मामले में भी इस्लामी आतंकवाद का नाम सामने आने लगा, लेकिन जिस वक्त मालेगांव में बम धमाके हुए उस वक्त महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ थे एक ईमानदार अफसर हेमंत करकरे, जिनके काम और ईमानदारी की प्रशंसा पूरे पुलिस विभाग में की जाती थी। हेमंत करकरे ने बिना वक्त गवाए तुरंत ही एटीएस की एक टीम मालेगांव भेज दी। अगले ही दिन नासिक से भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक एक्सपर्ट टीम मालेगांव आ गई। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार फॉरेंसिक टीम ने पाया कि इस बम विस्फोट में आरडीएक्स जैसे हाईली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। आगे की जांच में पता चला कि ये बम एलएमएल फ्रीडम नाम की मोटरसाइकिल की सीट में फिट किया गया है। आगे जांच से पता चला कि बाइक के चेसिस नंबर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, उसे मिटाया गया है ताकि असली मालिक तक यानी कि बाइक के असली मालिक तक पुलिस ना पहुंच सके। फॉरेंसिक टीम ने एटीएस को इस बाइक के चेसिस नंबर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर को रिस्टोर करने की सलाह दी। फॉरेंसिक टीम के कहे के अनुसार अब एटीएस इस बाइक के मालिक का नाम खोजने लगी। यहीं से मालेगांव ब्लास्ट की साजिश की परतें खुलने लगती हैं। एटीएस को जांच में पता चला कि इस बाइक की मालिक कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, जो कुछ पहले तक आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ी हुई थी और हाल ही में संन्यास लिया था। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा की सांसद हैं। आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि मोटरसाइकिल में बम फिट करने का काम शिव नारायण कालसांगरा, संदीप विश्वास डांगे और प्रवीण मुतालिक ने किया था। अंततः मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने 23 अक्टूबर 2008 के दिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट कर लिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर एटीएस ने
प्रज्ञा सिंह के साथ साथ शिव नारायण गोपाल सिंह कालसांगरा और श्याम भंवरलाल साहू को भी अरेस्ट कर लिया। अब तक के बाद एक कड़ियां खुलने लगती हैं। 2 दिन के बाद ही महाराष्ट्र एटीएस ने भोपाल से समीर कुलकर्णी और इंदौर से संग्राम सिंह को अरेस्ट कर लिया। ये सब आरोपी अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। इसी कड़ी में एटीएस ने 4 नवंबर 2008 के दिन आर्मी में उस वक्त काम कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को अरेस्ट कर लिया। ये बड़ी शर्म की बात थी कि देश के आर्मी का एक अफसर इतना रेडिकल हो चुका था कि आतंकी गतिविधियों में भी काम कर रहा था। आर्मी से आने वाले अभिनव भारत के बाकी कार्यकर्ता जैसे मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड थे, लेकिन कर्नल पुरोहित उस वक्त सेना में काम भी कर रहे थे। ये बड़ी चिंता की बात थी कि क्योंकि सेना की खुफिया जानकारी और हथियारों तक उनकी पहुंच आसान थी। एक रेडिकल अधिकारी के हाथ में इतनी संवेदनशील चीजों तक पहुंच होना भारत की एक लोकतांत्रिक सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा थी। खासकर ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचना जो देश की चुनी हुई सरकार को बम धमाकों के दम पर हटाने का प्लान कर रहे थे, जो देश का संविधान और झंडा दोनों बदल देना चाहते थे। कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी पर आर्मी के डिप्टी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस ढिल्लन ने भी कहा था कि कर्नल पुरोहित की अरेस्ट ने आर्मी की इमेज पर धब्बा लगाया है। कर्नल पुरोहित के बाद एटीएस ने वाराणसी के दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर द्विवेदी को भी अरेस्ट कर लिया। दयानंद पांडे शारदा सर्वज्ञ पीठ के प्रमुख थे। मालेगांव बम धमाके के आरोपियों से प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप और पेन ड्राइव को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। एटीएस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपी अभिनव भारत नाम के सीक्रेट संगठन से जुड़े हुए थे। इसलिए पहला सवाल ये उठता है कि आखिर अभिनव भारत नाम का ये सीक्रेट संगठन है क्या, इसकी स्थापना किसने की और मालेगांव बम धमाके की साजिश इसने कैसे रची। अभिनव भारत के बनने की कहानी में ही एक बड़ी कहानी छुपी हुई है, इसलिए अभिनव भारत के बारे में जानना जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है साल 1905 से। इस वक्त हिंदुत्व की राजनीति के जन्मदाता विनायक दामोदर सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी वक्त अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट संगठन बनाया। इसका नाम रखा गया अभिनव भारत यानी यंग इंडिया। इसी बीच सावरकर को विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस वजह से साल 1906 में ही सावरकर पढ़ाई करने के लिए भारत छोड़कर इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं। इस कारण अभिनव भारत संगठन इनएक्टिव हो जाता है। आजादी के बाद साल 1952 में अभिनव भारत से जुड़े नेताओं ने अभिनव भारत को सदा के लिए भंग कर दिया। इसके बाद इस संगठन का कहीं कोई नाम सुनाई नहीं देता, लेकिन साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके की जांच के बाद पूरे देश को इस सीक्रेट संगठन के बारे में पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1952 में ही समाप्त हो जाने वाले अभिनव भारत को दोबारा से किसने शुरू किया और कब किया। इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। जब मालेगांव बम ब्लास्ट में अभिनव भारत के तार निकले तो महाराष्ट्र एटीएस ने विनायक दामोदर सावरकर के परिवार से आने वाली एक महिला से पूछताछ की। इस महिला का नाम था हिमानी सावरकर। स्मूथ नहीं, स्मूथ, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। असल महिला से पूछताछ की। इस महिला का नाम था हिमानी सावरकर। हिमानी सावरकर एक तरफ गॉडसे की भतीजी थी तो दूसरी तरफ सावरकर के भतीजे की पत्नी थी। इस तरह हिमानी सावरकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दो चर्चित नामों गॉडसे और सावरकर की साझी विरासत का प्रतीक थी। मालेगांव ब्लास्ट के 2 महीने के बाद आउटलुक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में हिमानी सावरकर ने बताया कि वो अभिनव भारत की चुनी हुई अध्यक्ष है। उन्हें साल 2008 के अप्रैल महीने में भोपाल में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में अभिनव भारत का अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वे सावरकर और गॉडसे के परिवार से आती थी। अपने इस इंटरव्यू में हिमानी सावरकर ने बताया कि अभिनव भारत की स्थापना आरएसएस के कार्यकर्ता समीर कुलकर्णी ने की थी। जब उसने अभिनव भारत की शुरुआत करने का तय किया तो उसने मुझे अभिनव भारत का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा, जो मैंने स्वीकार किया। लेकिन एटीएस की जांच थोड़े और अंदर तक जाती है। चूंकि हिमानी सावरकर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से अभिनव भारत की अध्यक्ष बनाई गई थी, इसलिए उन्हें संभवतः पूरे गेम के बारे में पता नहीं था। पुणे का रहने वाला समीर कुलकर्णी अभिनव भारत का अध्यक्ष नहीं था, बल्कि सचिव था। अध्यक्ष कोई और था। मालेगांव बम ब्लास्ट में जारी की गई महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट के अनुसार मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य सरगना लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ही अभिनव भारत को खड़ा करने के पीछे मुख्य माइंड था। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार सेना में बड़ा अफसर होने के बावजूद सेना के नियम तोड़ते हुए कर्नल पुरोहित ने फरवरी 2007 में अभिनव भारत की शुरुआत की। अभिनव भारत पर लिखी अपनी किताब में पत्रकार धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि कुछ गवाहों के अनुसार कर्नल पुरोहित साल 2006 के जून महीने में
करीब 16 लोगों को लेकर वीर शिवाजी के रायगढ़ स्थित किले पर लेकर उन्हें पहुंचता है, जहां उसने अपने ट्रस्ट का नाम अभिनव भारत रखने का निर्णय लिया। इसके बाद इस ग्रुप की अगली मीटिंग 16 दिसंबर 2006 के दिन हुई, लेकिन इस ग्रुप की पहली ऑफिशियल मीटिंग फरवरी 2007 में पुणे में हुई, यानी अजय रहेरकर के घर पर हुई। यहीं पर अभिनव भारत ट्रस्ट को अजय रहेरकर के घर के एड्रेस पर रजिस्टर कराया गया और अजय रहेरकर को इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। आगे ये अजय रहेरकर ही मालेगांव बम धमाके की साजिश रचने का आरोपी पाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि इसके अध्यक्ष होने का क्लेम करने वाली हिमानी सावरकर भी इस बारे में अधिक नहीं जानती थी, या हो सकता है वे जांच को गुमराह करना चाहती हों, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हों। लेकिन अगर एटीएस के निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी हेमंत करकरे ना होते तो न जाने कितने ही बम धमाके इस संगठन के द्वारा किए जाते। हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे से नफरत भरी नजरों से देखते रहते। पहली बार हेमंत करकरे के नेतृत्व में एक हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान या आईएसआई पर जिम्मेदारी नहीं डाल दी गई, बल्कि निष्पक्षता से जांच की गई ताकि असली गुनहगारों को पकड़ा जा सके। एटीएस के अनुसार अभिनव भारत ट्रस्ट के रजिस्टर होने के बाद इस ग्रुप की अगली मीटिंग नासिक जिले के परशुराम थिएटर में होती है। एटीएस के अनुसार इस मीटिंग में भाग लेने वाले एक सदस्य ने एटीएस को बताया कि इस मीटिंग में कश्मीर पीठ के शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ, जिन्हें सुधाकर द्विवेदी और दयानंद पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है और इसे बचाने के लिए सभी हिंदुओं को साथ आना पड़ेगा। मीटिंग में अपनी बात रखते हुए शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ ने मीटिंग की रिकॉर्डिंग के लिए अपना लैपटॉप टेबल पर रख दिया। वहीं कर्नल पुरोहित ने मुसलमानों से लड़ने के लिए बम ब्लास्ट करने की बात कही। इस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हुई मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग ही आगे चलकर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की साजिश की परतें खुलती हैं। एटीएस के अनुसार इसके बाद सितंबर 2007 में अभिनव भारत की एक मीटिंग नासिक जिले के देववाली में भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में एक नए सदस्य की एंट्री भी हुई। इस आदमी का नाम था बीएल प्रसाद, यानी ईस्ट दिल्ली से भाजपा के सांसद रहे बीएल शर्मा। एटीएस ने जब बीएल शर्मा से पूछताछ की तो बीएल प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस मीटिंग में अमृतानंद देवतीर्थ ने कहा कि कर्नल पुरोहित अपने अभिनव भारत संगठन के माध्यम से अखंड भारत बनाना चाहते हैं। हमें कहा गया कि सुधाकर चतुर्वेदी इस संगठन में फुल टाइम काम कर रहे हैं। हमारी मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। इसमें हमने जम्मू कश्मीर में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे रेप और मर्डर के बारे में चर्चा की। इसके बाद मैं दिल्ली चला आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तक मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर बात नहीं हुई। एटीएस के अनुसार मालेगांव बम ब्लास्ट की साजिश को 25 जनवरी 2008 को हुई मीटिंग में रचा गया, जो फरीदाबाद में हुई थी। ये मीटिंग सेव आवर सोल नाम की संस्था की बिल्डिंग में हुई, जहां अमृतानंद देव तीर्थ रहते थे। अभिनव भारत पर लिखी अपनी किताब शैडो आर्मी में पत्रकार धीरेन्द्र जान लिखते हैं कि होने को अभिनव भारत एक छोटा सा संगठन था जो महाराष्ट्र केंद्रित था, लेकिन ब्लास्ट की तैयारियां इन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में की। एटीएस को जांच में पता चला कि मालेगांव बम ब्लास्ट की तैयारियां 5 मीटिंग्स में पूरी की गई, जिसमें कर्नल पुरोहित ने पूरी साजिश का खाका खींचा। मालेगांव ब्लास्ट के लिए फरीदाबाद में की गई मीटिंग में अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं के अलावा आर्मी के अफसर जैसे रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और अमृतानंद देव तीर्थ, जिसे कि सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर धर और दयानंद पांडे के नाम से भी जाना जाता था, ये लोग भी शामिल हुए। इसके बाद ये भोपाल में 11-12 अप्रैल 2008 में मिलते हैं। एटीएस के अनुसार इस बार की मीटिंग में आरएसएस की छात्र विंग एबीवीपी से जुड़ी हुई प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल रही। इस मीटिंग में कर्नल पुरोहित ने बम विस्फोट की सामग्री अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने बम विस्फोट करने के लिए लोग अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसी मीटिंग में सभी आरोपियों ने मुस्लिम बाहुल्य मालेगांव में ब्लास्ट करने पर सहमति जताई। इसके बाद 11 जून 2008 के दिन इंदौर के सर्किट हाउस में तीसरी मीटिंग की गई। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार इस तीसरी मीटिंग में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे को अमृतानंद देव तीर्थ से मिलाया, जिनका काम मालेगांव में बम प्लांट करना था। अपने फोटो के साथ गुड मॉर्निंग स्टेटस पर क्राफ्टो ॲप डाउनलोड करें. लग्न करायचंय पण आता योग्य जोडीदार शोधणं अवघड वाटतंय. नंद देव तीर्थ से मिलाया, जिनका काम मालेगांव में बम प्लांट करना था। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार फाइनली 5वीं मीटिंग 3 अगस्त 2008 के दिन उज्जैन जिले के महाकालेश्वर मंदिर की धर्मशाला में की गई। यहाँ कर्नल पुरोहित को जिम्मेदारी दी गई कि वो
रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे को बम धमाका करने के लिए आरडीएक्स देगा। ये काम कर्नल पुरोहित ने राकेश धावड़े को सौंप दिया, जो बम बनाने में एक्सपर्ट था। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार अभिनव भारत के कोषाध्यक्ष अजय रहेकर ने कर्नल पुरोहित के कहने पर राकेश धावड़े को हथियार खरीदने के लिए 3,20,000 रुपए भी दिए थे। एटीएस को जांच में आगे ये भी पता चला कि राकेश धावड़े ने साल 2001 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओरिएंटल स्टडीज यानी IRDOS से जुड़ा हुआ था। इसी राकेश धावड़े ने परवानी और जालना में हुए बम धमाकों के आरोपियों को बम असेंबल करना सिखाया था। जांच में ये भी पता चला कि कर्नल पुरोहित के इशारे पर अभिनव भारत की तरफ से IRDOS संस्था को इसी तरह की ट्रेनिंग देने के लिए 2,25,000 रुपए का चेक दिया गया था। उज्जैन में हुई मीटिंग के बाद राकेश धावड़े 9-10 अगस्त के दिन प्रज्ञा ठाकुर द्वारा मिलाए गए रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे से मिला, जिनका काम मालेगांव में बम प्लांट करना था। फाइनली 29 सितंबर 2008 के दिन मालेगांव में एक भीषण बम विस्फोट को अंजाम दे दिया गया। इस बम धमाके में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 101 लोग घायल हुए। लेकिन अभिनव भारत की साजिश इस बार इसलिए खुल गई क्योंकि इस बार महाराष्ट्र एटीएस को एक ईमानदार अफसर हेमंत करकरे लीड कर रहे थे। मालेगांव बम धमाके के कुछ ही समय के अंदर ही हेमंत करकरे ने इसके पीछे की साजिश रचने वालों को उनके हाथों को बाहर ला दिया, पूरी कॉन्स्पिरेसी को खोल कर रख दिया, वो भी बेहद कम समय में। मालेगांव बम ब्लास्ट में अभिनव भारत की साजिश सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे ने उन अन्य बम धमाकों में भी अभिनव भारत के शामिल होने की तलाश शुरू कर दी जिन्हें इस्लामी आतंकवाद बताया गया था। हेमंत करकरे अब इस संभावना को भी तलाशने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मालेगांव से पहले हुए अन्य बम धमाकों में भी तो कहीं अभिनव भारत शामिल ना हो, कहीं अन्य बम धमाकों में भी अभिनव भारत के द्वारा ही तो साजिश नहीं की गई, ताकि हिंदू बहुसंख्यकों को ये लगे कि ये मुस्लिमों ने किए हैं और मुस्लिमों को ये लगे कि ये हिंदुओं ने किए हैं। इसलिए महाराष्ट्र एटीएस अन्य बम धमाकों में भी हिंदू चरमपंथी संगठनों की भी भूमिका की तलाश करने लगी। इससे पहले भी 8 सितंबर 2006 के दिन भी मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए थे। ये बम एक साइकिल में फिट किए गए थे। इस ब्लास्ट में भी करीब 40 लोगों की मौत हुई थी और करीब 125 लोग घायल हुए थे। शुरू में ही महाराष्ट्र पुलिस के डीजी TS पारिशा ने कहा कि वे एक बड़ी लीड की तरफ है। 30 अक्टूबर 2006 के दिन महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के एक एक्टिविस्ट नूर उल हुदा को अरेस्ट कर लेती है। बाद में पुलिस ने शब्बीर बैटरीवाला और रईस अहमद को भी अरेस्ट कर लिया और कहा कि ये दोनों क्रमशः लश्कर तैयबा और सिमी से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर साल 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में शुरू में ही बाकी बम धमाकों की तरह ही घोषित कर दिया गया कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, इसमें भी लश्कर तैयबा का हाथ है और मुस्लिम युवकों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पुलिस को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो इसमें RSS और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम बाहर आए। इसलिए मालेगांव बम धमाके में अभिनव भारत का नाम बाहर आने पर हेमंत करकरे अन्य बम ब्लास्ट में भी अभिनव भारत या अन्य कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की भूमिका की भी जांच करने लगे। क्योंकि हेमंत करकरे के पास कर्नल पुरोहित और अभिनव भारत से जुड़े कार्यकर्ताओं के लैपटॉप और पेन ड्राइव हाथ लग गए थे। धीरे धीरे हेमंत करकरे संभवतः RSS और विश्व हिंदू परिषद की भी जांच करते उनके बड़े नेताओं तक पहुंचते, क्योंकि अभिनव भारत नाम का ये सीक्रेट ग्रुप RSS से जुड़ा हुआ था। उसके कार्यकर्ता RSS के और विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से सहानुभूति रखते थे, बल्कि कई कार्यकर्ता RSS और ABVP से ही आए थे। लेकिन इससे पहले कि हेमंत करकरे आगे बड़े हाथों तक पहुंचते, उससे पहले ही 26 नवंबर 2008 के दिन हुए मुंबई हमले में आतंकवादियों ने हेमंत करकरे की हत्या कर दी। सरकारी जांच एजेंसियां कहती हैं कि मुंबई हमले में जिन आतंकियों ने हमला किया उन्होंने ही हेमंत करकरे की भी हत्या की थी, जब वे आतंकियों से लड़ने के लिए मुंबई के कामा अस्पताल के पास पहुंचे थे। लेकिन वहीं हेमंत करकरे की हत्या के पीछे की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। जैसे कि कुछ के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हेमंत करकरे को उन आतंकियों ने नहीं मारा जो पाकिस्तान से आए थे, बल्कि एक पूर्व नियोजित तैयारी के तहत हेमंत करकरे को यहीं महाराष्ट्र से जुड़े आतंकियों ने मारा। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर पूर्व पुलिस अधिकारी रहे SM मुशर्रफ ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है हेमंत करकरे को किसने मारा। इस किताब में दिए गए तथ्यों, सबूतों और आशंकाओं को हम एक हेमंत करकरे की हत्या पर बनाई एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे। हेमंत करकरे की हत्या पर एक किताब क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, जांच एजेंसियां क्या कहती हैं, इन सब तथ्यों को अगले एपिसोड में आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में